तो देखिए, आज हमारा भौतिकी का वीडियो कक्षा 12वीं का, इसमें हमारा आज का टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, अर्थात हिंदी में कहेंगे अपन धारा मापी। आज हमें धारा मापी पढ़ना है। धारा मापी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उनको कैसे परिभाषित करते हैं, वो कौन कौन होते हैं, और उसमें फिर अपन एक जो हमारे सिलेबस में है उसको अपन लेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धारा मापी की। धारा मापी हमें आज पढ़ना था। तो जैसा कि नाम है धारा मापी, अर्थात विद्युत धारा का मापन करने वाला। कहाँ पे धारा का मापन करने वाला? किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मापन करने के लिए जौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है उसको हम धारा मापी कहेंगे। स्वाभाविक है, कहीं रोड पर तो धारा नापेंगे नहीं, ठीक है ना। विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण या यंत्र धारा मापी कहलाता है। और अच्छे से परिभाषित करें तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है, धारा मापी कहलाता है। बिल्कुल सटीक परिभाषा हो गई। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो अध्याय हमारा चल रहा था उसकी बात हो रही है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है, धारा मापी या गैल्वेनोमीटर कहलाता है। ठीक है। अब ये हमारे धारा मापी जो है ये दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला हमारा है चल चुंबक धारा मापी, ठीक है। और दूसरा हमारा है चल कुंडली धारा मापी। दोनों को परिभाषित कर लेते हैं। जैसा इसका नाम है वैसी इसकी परिभाषा है, जैसा इसका नाम है वैसी उसकी परिभाषा है, ठीक है। ये धारा मापी ऐसा है कि जैसे इसमें धारा हम प्रवाहित करेंगे मापने के लिए, तो चल चुंबक, अर्थात चुंबक चलेगी, चुंबक मूव करेगी। इसका नाम है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। धारा प्रवाहित करते ही चुंबक गतिशील हो जाएगा और कुंडली स्थिर रहेगी, वो कहलाएगा चल चुंबक धारा मापी। कुंडली माने क्वाइल, ये होता है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। जैसा नाम वैसी परिभाषा। चल चुंबक में क्या चलेगा? चुंबक। धारा मापी के दो ही भाग होते हैं मुख्य, एक चुंबक और एक कुंडली। दोनों में से किसी एक को चलना है। इसमें कौन चलेगा? चुंबक। इसमें कौन चलेगा? कुंडली, ठीक है। तो ऐसा धारा मापी जिसमें कुंडली तो स्थिर रहती है लेकिन चुंबक गतिशील हो जाती है, जैसी धारा प्रवाहित करते हैं, वो कहलाता है चल चुंबक धारा मापी। यानी ऐसा धारा मापी जिसमें धारा प्रवाहित करने पर कुंडली तो स्थिर रहती है लेकिन चुंबक गतिशील हो जाती है, वो कहलाता है चल चुंबक धारा मापी, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। दूसरा, ऐसा धारा मापी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक तो स्थिर रहती है लेकिन कुंडली गतिशील हो जाती है, या कुंडली तो गतिशील हो जाती है लेकिन चुंबक स्थिर रहती है। जिसके साथ चल लगा है वही चलेगा। चल कुंडली में कुंडली चलेगी और चल चुंबक में चुंबक चलेगा, ठीक है। दोनों प्रकार के धारा मापियों में दो ही भाग होते हैं, एक चुंबक होता है और एक कुंडली होती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो हमारे आते हैं वो
स्पर्शज्या धारामापी, और हेल्महोल्ट्ज धारामापी। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आते हैं इसमें भी दो हैं, एक है निलंबित कुंडली धारामापी और एक है कीलकित कुंडली धारामापी। इस तरीके से ये दो प्रकार के, ये भी दो प्रकार के, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चल चुंबक धारामापी आपके सिलेबस में नहीं, चल कुंडली धारामापी हमारे सिलेबस में है। चल कुंडली के अंतर्गत दो हैं, निलंबित कुंडली और कीलकित कुंडली। दोनों का प्रिंसिपल एक जैसा है, दोनों एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। इनकी बनावट में, रचना में थोड़ा सा फर्क है, सिद्धांत एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, केवल थोड़ा बनावट में अंतर है, थोड़ा सा क्रियाविधि के शब्दों में अंतर आ जाता है, बस इतना अंतर है। तो इसकी परिभाषा करें फिर से, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा का मापन किया जाता है, धारामापी कहलाता है। दो प्रकार का होता है, चल चुंबक धारामापी, चल कुंडली धारामापी। ऐसा धारामापी जिसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबक गतिशील हो जाती है, कुंडली स्थिर रहती है, चल चुंबक धारामापी कहलाता है। और ऐसा धारामापी जिसमें धारा प्रवाहित करने पर कुंडली गतिशील हो जाती है और चुंबक स्थिर रहती है, चल कुंडली धारामापी कहलाता है। ये दोनों दो दो प्रकार के होते हैं, उनके नाम हमने जान लिए, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें से एक ही का अध्ययन करने पे दोनों का अध्ययन एक साथ हो जाएगा, चित्र भर का अंतर रहेगा। तो अब हम लेंगे निलंबित कुंडली धारामापी। इसका हम पहले चित्र बना लेते हैं, इसके बाद फिर वीडियो चालू करते हैं, ठीक है। तो हमने ये चित्र बनाया है निलंबित कुंडली धारामापी। यदि अलग अलग बाइफरकेट करके ना भी पूछा जाए, सीधे पूछा जाए कि चल कुंडली धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, चित्र, सिद्धांत, सूत्र, गुण, दोष जो भी पूछा जाए, तो उसमें अपन चाहे चल कुंडली धारामापी के अंतर्गत निलंबित ले लें और चाहे कीलकित ले लें। ये दो प्रकार के हैं जिनके चित्र भर में अंतर है और कोई अंतर नहीं है। समझ लेते हैं क्या है इसमें। अभी हमने चित्र को बना लिया, नामांकन नहीं किया। नामांकन हम जब करेंगे तो हम सी को लिखेंगे क्रोड, नरम लोहे का बना हुआ क्रोड है। ए, एल्युमिनियम के आयताकार फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है, जिसको हम ए से प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। एन एस, ये नाल चुंबक के चुंबकीय ध्रुवखंड है। नाल चुंबक की आकृति ऐसी होती है, इसका ये एन है और दूसरा इधर का ये एस। तो नाल चुंबक के ये दो चुंबकीय ध्रुवखंड है, एन एस। एफ जो है ये फास्फर ब्रांच की पत्ती है, ठीक है। इस पत्ती को एक दृढ़ आधार से लटकाया गया है। बीच में यहाँ पर एक ये समतल दर्पण लगा हुआ है, शीशा, ठीक है। कार्यविधि में इसका उपयोग होता है। इसके बाद कुंडली के दूसरे सिरे पर, कुंडली के दूसरे सिरे पर क्या लगी है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग का संबंध इस संयोजक पेंच T2 से है और फास्फर ब्रांच की पत्ती का संबंध संयोजक पेंच T1 से है। कुल मिलाकर के हम इसकी बनावट थोड़ा इसलिए बता रहे हैं ताकि इसके भागों के बारे में यदि मूल जानकारी नहीं होगी तो फिर थोड़ा सा सिद्धांत समझने में दिक्कत आती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो धारामापी होते हैं इनके मुख्य दो भाग होते हैं। कहा था कि नहीं? हमने कहा था कि एक होता है चुंबक और एक होती है कुंडली। दो भाग इसके मुख्य हैं, बाकी व्यवस्था इसको उपयोग करने के लिए की जाती है। तो हमने क्या बताया कि एल्यूमिनियम के आयताकार फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है जिसको कुंडली या आर्मेचर कहते हैं। इसके बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर एक नरम लोहे का क्रोड रखा जाता है। यह क्रोड
कुंडली की किसी भुजा को स्पर्श नहीं करता। इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, टच नहीं होना चाहिए। ठीक है। कुंडली को फास्फर ब्रांज, एक मिश्र धातु है, फास्फर ब्रांज की पत्ती से हम लटकाते हैं और कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग द्वारा संयोजक पेंच T2 से करते हैं और फास्फर ब्रांज की पत्ती का संबंध संयोजक पेंच T1 से करते हैं। ठीक है। ये संयोजक पेंच का मतलब क्या है? ये ऐसे पेंच है जहां पर हम जोड़ करके और इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। इस कुंडली में जब धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो यहाँ और यहाँ जोड़ेंगे, तब इसमें धारा प्रवाहित होगी, तब ये विक्षेपित होगा। तो इस तरीके से ये हमारी कुंडली की संक्षिप्त बनावट हो गई। अब हम सिद्धांत की चर्चा करते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम की आयताकार कुंडली को फास्फर ब्रांज की पत्ती की सहायता से नाल चुंबक के दो चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। लटक गई कुंडली। ठीक है ना। जैसे कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली विक्षेपित होगी। क्यों? कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करेगा जो कुंडली को विक्षेपित करने का प्रयास करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा। और चूंकि यह बलयुग्म कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है, इसलिए इस बलयुग्म को विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। जब कुंडली को फास्फर ब्रांज की पत्ती की सहायता से चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटका करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो कुंडली को विक्षेपित कर देता है। इस कारण से इस कार्यशील बलयुग्म को विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर दिया हमने। ठीक है। जैसे ही कुंडली विक्षेपित होगी तो फास्फर ब्रांज की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न होगी। पत्ती थोड़ी चपटी होती है और जब वो घूमेगी तो उसमें ऐंठन आएगी, तो इस पत्ती में ऐंठन उत्पन्न होगी। यह ऐंठन क्या करेगी? कुंडली को विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करेगी। तो पत्ती पर कार्य करने वाले बलयुग्म को ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। दो बलयुग्म हो गए, दो बलयुग्म के आघूर्ण हो गए। जैसे कुंडली में धारा प्रवाहित की थी तो कुंडली विक्षेपित होने लगी थी। क्यों? कुंडली पर कार्य करने वाले बलयुग्म को विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण कहा था हमने। जब कुंडली विक्षेपित होगी तो पत्ती में ऐंठन उत्पन्न होगी। ऐंठन से क्या होगा? कुंडली को विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करेगी। इसलिए कुंडली पर कार्य करने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। कुंडली संतुलित अवस्था में कब आएगी? जब कुंडली पर कार्य करने वाला विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण और पत्ती पर कार्य करने वाला ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण दोनों के मान जब बराबर हो जाएंगे तो आपकी कुंडली इन दोनों चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच संतुलित अवस्था में आ जाएगी। यानी कुंडली संतुलित कभी होगी? जब इस पर कार्य करने वाला बलयुग्म यानी विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण और पत्ती पर कार्य करने वाला बलयुग्म यानी ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपकी कुंडली संतुलित अवस्था में आ जाएगी। अब नीचे से पैरा चेंज होता है हमारा। माना कुंडली में फेरों की संख्या स्मॉल n, प्रवाहित धारा कैपिटल I, कुंडली का क्षेत्रफल A, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता D, इन सब का गुणा कर दिया तो आ गया विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं आई? पहले हम लिखेंगे माना कुंडली में फेरों की संख्या स्मॉल n, कुंडली में प्रवाहित धारा कैपिटल I, कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल A और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल B हो तो कुंडली पर कार्य करने वाला विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण बराबर NIAB। इतना हमें लिख देना है और इसको समीकरण लिख देना है। ठीक है। फिर लिखेंगे हम पत्ती पर कार्य करने वाला ऐंठन बलयुग्म आघूर्ण। पत्ती पर कार्यरत
ऐंठन बल युग्म आघूर्ण कितना होगा सी थीटा। बोले ना तो सी दिख रहा है कहीं और ना थीटा दिख रहा है। तो सी क्या है ऐंठन गुणांक और थीटा क्या है कुंडली का उत्पन्न विक्षेप। ठीक, हमने कहा था कुंडली संतुलित अवस्था में कब आएगी जब ये दोनों के मान बराबर हो जाए। तो दोनों को बराबर कर देते हैं एन आई ए बी इज इक्वल टू सी थीटा। आई हमें यहीं छोड़ लेना है, आई को छोड़ लिया हमने, सी बटे एन ए बी इंटू थीटा। ये कांस्टेंट राशि है, इसको छोड़ देंगे तो समानुपाती आ जाएगा। तो आई समानुपाती थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि कुंडली में प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। कुंडली में प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। कब? जब दो चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच ये कुंडली स्थिर अवस्था में संतुलन अवस्था में आ जाती है। तो हमारा सिद्धांत क्या हुआ? चल कुंडली धारामापी की कुंडली में प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। ये हमारा सिद्धांत सूत्र हो गया। तो धारामापी की परिभाषा समझ में आई थी। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन किया जाता है। दो प्रकार के होते हैं, चल चुंबक धारामापी, यानी धारामापी में धारा प्रवाहित करने पर चुंबक गतिशील हो जाती है, कुंडली स्थिर रहती है। चल कुंडली धारामापी, यानी धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चलेगी और चुंबक स्थिर रहेगी। ठीक है, हमने बताया था कि चल कुंडली धारामापी हमारे सिलेबस में है। हमने उसका चित्र बनाया, उसका पूरा वर्णन बताया, संक्षिप्त व्यवस्था बताई क्या है। इसके बाद हमने सिद्धांत सूत्र बताया। सिद्धांत सूत्र को लिखते समय दो बातों का ध्यान रखना है। पहला काम करना है कुंडली पे, दूसरा काम करना है पत्ती पे। हमने कहा था कि जब नाल चुंबक के चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच फास्फोरस की पत्ती की सहायता से लटकाई गई कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। डायरेक्ट आघूर्ण नहीं कहना है। यह बल युग्म कुंडली को विक्षेपित करने का प्रयास करता है। इस कारण से इस बल युग्म को, यानी कुंडली पर कार्यरत बल युग्म को विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। दूसरी बात आ गई फास्फोरस की पत्ती वाली। जब कुंडली विक्षेपित होगी तो पत्ती में ऐंठन उत्पन्न होगी। यह ऐंठन क्या करेगी? कुंडली को विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो पत्ती पर कार्य करने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। फिर पैराथ्री करेंगे। माना कुंडली में फेरों की संख्या n, प्रवाहित धारा I, क्षेत्रफल a, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b, सबका गुणा कर दिया, विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण आ गया। ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण सी थीटा है ही है। दोनों बराबर कर देंगे तो कुंडली स्थिर हो जाएगी। बराबर कर दिया, I का मान निकाल दिया, I समानुपाती थीटा आ गया। इसका मतलब कुंडली में प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। कल इसके गुण 2 से चर्चा करेंगे और आगे फिर बात करेंगे इसको बदलने के लिए।